कोशिश आपने करनी है, साथ साथ आप इसको लिखते रहें ताकि आपके पास डाटा मौजूद है। और इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में मैं आपके साथ लिंक इसका शेयर कर दूंगा, राइट। ओके, अब डेफिनेशन से बात स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर द सेट ऑफ अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम बनाते क्यों हैं? ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस वजह से बनाते हैं ताकि हम अपनी इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड कर सकें। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम साथ साथ ओपन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी इकोनॉमी को। ओपन इकोनॉमी की इक्वेशन कल की क्लास में यानी कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ओपन इकोनॉमी को रिलेट करती है। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि व्हेन एन इकोनॉमी इज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के हवाले से जब आप सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं तो आप ओपन इकोनॉमी में होते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर आप क्लोज इकोनॉमी का पार्ट कहलाते हो। तो जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों आती हैं। एक्सपोर्ट्स को आप कहते हो टू सेल अब्रॉड और इम्पोर्ट्स को आप कहते हो टू बाय फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं कैश इनफ्लो, यानी कि पैसा आपके मुल्क में आएगा। कैश इनफ्लो का मतलब है आपके पास कि आपके मुल्क की रेवेन्यू या आपके मुल्क की सेल्स बढ़ रही है। अब वो चाहे फर्म्स के हवाले से हो चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करें तो रेवेन्यू और सेल्स में इजाफा होगा। और सेम बात को हम अकाउंट्स में करते हैं क्रेडिट। तो आज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से कैश इनफ्लो के हवाले से रेवेन्यू सेल्स और रेवेन्यू सेल्स के हवाले से क्रेडिट की टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। इंपोर्ट्स का मतलब है खर्चा। खर्चा किस तरह से, आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं दुनिया के दूसरे किसी मुल्क से तो आपके पास से पैसा चला जाता है, इसको कहते हैं कैश आउटफ्लो। और इसी को कहा जाता है एक्सपेंडिचर, और इसे हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में करते हैं डेबिट। ठीक है जी, तो ये बात आपके सामने आ गई। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और ये मैं आपसे चाहूँगा कि मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, साथ साथ आपने इस स्ट्रक्चर को अपने अपने जहनों में रखना है। होपफुली कि आपने इससे पहले भी अपने अपने लेक्चर्स में इसको लिखा होगा, नोट किया होगा। अगर नहीं किया तो आज के लेक्चर में लाजमी कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन अवेलेबल है, इसके साथ साथ चैट ऑप्शन भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, तो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके वहाँ पर पिक कर सकूँगा, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप वहाँ पर राइट करके पूछ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में नंबर 1 पे हम बात करते हैं करंट अकाउंट। 3 हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, किसी किसी बुक में इसको 4 भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम बुक्स में देखते हैं तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हमें हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 2 पे बैलेंस ऑफ सर्विस, नंबर 3 पे हमारे पास इनकम बैलेंस, और नंबर 4 पे हमारे पास है करंट ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या? देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि इट रिकॉर्ड्स द डिफरेंस between the imports and imports of physical goods। बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस का मतलब टेंजिबल गुड्स। तो टेंजिबल गुड्स में अगर एक कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो उसकी रिकॉर्डिंग उन बातों की, उन चीज़ों की यहाँ पर रिकॉर्ड होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो BOT इसको आपने नाम दिया। बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ सर्विस का ताल्लुक है इनटेंजिबल गुड्स में। जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो आप यहाँ पर रखते हैं तो इट रिकॉर्ड्स द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन इंटेंजिबल गुड्स या ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, राइट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ सर्विस हो गया, दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। ये बड़ा आसान कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कैश इनफ्लो है, तो कैश इनफ्लो है तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखोगे क्रेडिट के कॉलम में। नॉर्मली पेपर 2 में इस किस्म के सवाल नहीं आते कि वो आपसे स्ट्रक्चर की बात करता है, मगर स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए ताकि बहुत सारी और भी चीज़ें इसके अंदर की वो चीज़ें आपके सामने आपको याद रहे। तो याद रखने में आसानी होती है अगर आपने स्ट्रक्चर याद किया हुआ है तो। इसके साथ साथ MCQs में, हाँ MCQs में काफ़ी दफ़ा क्रेडिट और डेबिट के तौर पर चीज़ें आई हैं मगर कम आई हैं। ऑब्वियसली अकाउंटिंग तो हम नहीं पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर इससे इतना इससे नहीं पूछता। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आपसे डिस्कशन हुई, बैलेंस ऑफ सर्विस के बारे में आपसे डिस्कशन हुई। आगे बात करते हैं। तीसरा पार्ट है इनकम बैलेंस। इनकम बैलेंस आज से पहले प्राइमरी इनकम के तौर पर एक नाम होता है, प्राइमरी इनकम इसके तौर पर इस्तेमाल किया गया था, पूछा गया था कोई 3-4 साल पहले, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकम बैलेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम बैलेंस। और इससे एक और नाम दिया जाता है दैट इज प्राइमरी इनकम।
प्राइमरी इनकम का नाम भी इसे दिया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम में हम बात करते हैं करंट ट्रांसफर्स की। करंट ट्रांसफर्स का ताल्लुक होता है कि आपकी इकोनॉमी के हिसाब से अगर आपके मुल्क से कोई दूसरे मुल्क की ट्रांजेक्शन हो रही है, गिफ्ट के हवाले से, चैरिटी के हवाले से, डोनेशन के हवाले से या रेमिटेंस के हवाले से, तो हम यहाँ सेकेंडरी इनकम में या करंट ट्रांसफर्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। गिफ्ट आपने रिसीव किया तो क्रेडिट, अगर आपने गिफ्ट दिया तो ऑब्वियसली डेबिट। ठीक है, तो ये बातें आपके साथ स्ट्रक्चर के हवाले से कह रही। सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अकाउंट। स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है करंट अकाउंट का, और सिलेबस सबसे ज़्यादा फोकस करता है, इससे सवाल बेतहाशा आते हैं। कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट। कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट में आपके पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका ताल्लुक है रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, आपको बताया था। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कमोडिटी मार्केट्स में। और रिजर्व्स का ताल्लुक आपके इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में जितने पैसे आपके पास सेव रखता है, जिसका ताल्लुक है कि उसमें कमोडिटीज भी हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट करेंसीज भी हो सकती हैं, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं रिजर्व्स में, जो कि सेंट्रल बैंक के पास मौजूद होता है। एरर्स एंड ओमिशन के बारे में बताया था कि एरर्स एंड ओमिशन में क्या होता है कि अगर इन सब चीज़ों का बैलेंस, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट का और कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस आपस में बराबर ना आए, कोई वैल्यू ज़्यादा हो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड पे वैल्यू कम हो, तो फिर आप नेट एरर्स एंड ओमिशन में इनको बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, वो आपका सस्पेंस अकाउंट जिस तरह से ट्रीट करता है अकाउंटिंग में, इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर बेसिस पर आपका नेट एरर्स एंड ओमिशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ट्रीट करता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोनों तरफ वैल्यू 100 आए और अगर एक तरफ 110 आई हुई तो आपने माइनस करना है। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू 110 हो और यहाँ पे 100 हो, यहाँ पर आपने +10 करना है। तो नेट एरर्स एंड ओमिशन में आप बैलेंसिंग आइटम्स रखते हैं, वो वैल्यू जो आप बैलेंस करना चाहते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों की तरफ, वहाँ पर आप नेट एरर्स एंड ओमिशन में उन वैल्यूज को प्लेस करते हो। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ गया। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद डायरेक्टली फिर हम आते हैं नोट्स से, और नोट्स में जो चीज़ें दी हुई हैं जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से दी हुई है, मैं उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा। फिर आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको याद होना चाहिए। प्लीज़ 1 मिनट का टाइम लें और उसको फटाफट कर लें।
जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नोट्स में आपके पास इस तरह से मौजूद था। अब तक हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया और स्ट्रक्चर की डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं आपके सामने। स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसके बाद की चीज़ें किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एग्रीगेट डिमांड। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक आ रहा है व्हेन देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हो। अब करंट अकाउंट डेफिसिट की टर्म्स क्या होती हैं? बिल्कुल आसान। इंपोर्ट्स ज़्यादा आपके पास हो और एक्सपोर्ट्स आपके पास कम हो। व्हेनेवर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, इसे कहा जाता है डेफिसिट। अब वो चाहे करंट अकाउंट का डेफिसिट हो या वो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट हो। करंट अकाउंट के हवाले से बात कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ डिमांड and income from a country's circular flow. In other words, trade in goods and services and net flows from transfers and investment income are taking more money out of the economy that is flowing in. Aggregate demand will fall. देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आपकी इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट जब कभी भी होगा तो नेट आउटफ्लो होगा। तो नेट आउटफ्लो का मतलब पैसा मुल्क से चला ज़्यादा जा रहा है, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा है तो पैसा मुल्क से ज़्यादा जा रहा है, और जो आपके मुल्क में पैसा आ रहा है वो कम है। इन अदर वर्ड्स, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट फ्लोज फ्रॉम ट्रांसफर्स, ये वो सारे अकाउंट्स के हवाले से बात कर रहा है। वो करंट अकाउंट भी हैं, कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट भी हैं, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड इस सूरत हाल में फॉल कर जाएगी करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में, ठीक है। दूसरी तरफ, व्हेन देयर इज अ करंट अकाउंट सरप्लस देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो एंड एग्रीगेट डिमांड विल राइज। इसका मतलब ये है कि जब जिस वक्त में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में या बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है तो आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है। जी, आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है। अच्छा, एक होता है इसका इमीडिएट इफेक्ट और एक हम बात करते हैं इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हम नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस वक्त में आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज रखती हैं तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस बात की वजह से आप इसको मिक्स नहीं करना। आपके पास आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं नेट फ्लो की, कि कैश इनफ्लो ज़्यादा है या कैश आउटफ्लो ज़्यादा है। तो नेट कैश फ्लो होता है जब आप कैश इन और कैश आउट को माइनस आपस में करते हैं, इसको कहते हैं नेट फ्लो। दूसरी तरफ व्हेन देयर इज अ करंट अकाउंट सरप्लस देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ मनी। आपके मुल्क में करंट अकाउंट सरप्लस है, अगर है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपके मुल्क में जो पैसे आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं जो आपके मुल्क से पैसे जा रहे हो, यानी कि इम्पोर्ट्स की मद में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग डेफिसिट एंड सरप्लस। फाइनेंसिंग का मतलब अब क्या करें भाई, डेफिसिट तो है, डेफिसिट को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या पॉलिसीज हैं? सेलिंग गोल्ड और होल्डिंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सच एज यूएस डॉलर्स, येन और यूरोस। जो भी आपके मुल्क में रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के, उन्हें अगर आप बेचते हैं या हटाते हैं अपने मुल्क से तो आप उनको हटाओगे तो आपके मुल्क में पैसे आ जाएंगे। तो सेलिंग गोल्ड, वो रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक ने मेंटेन कर रखे थे, अगर उसमें सेंट्रल बैंक कुछ कमी करता है, एक गोल्ड को बेचता है या होल्डिंग्स को बेचता है या अपने पास से जो करेंसी है उसको कम करता है, तो आज आज की जो डेफिसिट है, जो मिसमैच है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बोरिंग फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंक्स, बिल्कुल आसान सी बात है। दूसरे मुल्कों से पैसा बोरो करना, चाहे वो आईएमएफ के थ्रू हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, तो ये आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं डेफिसिट की, ठीक है। सरप्लस के साथ क्या करेंगे? देखिए, अगर सरप्लस हो तो कुछ कुछ जगहों पर ये सवाल भी आता है कि क्या सरप्लस होना अच्छी बात है या सरप्लस होना सही बात नहीं है। तो आगे जाकर हम उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर सरप्लस है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप फिर से गोल्ड खरीद सकते हैं। जब आप गोल्ड खरीदेंगे तो पैसा आपके मुल्क से चला जाएगा और गोल्ड आपके मुल्क में आ जाएगा। साथ साथ आप अपने जो पुराने डेट्स हैं जो आपके ऊपर अगर चढ़े हुए हैं और आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और आपकी इनकम ज़्यादा है, नेट इनफ्लो ज़्यादा है, तो आप उन अपने कर्जों को भी उतार सकते हैं। तो सरप्लस का ताल्लुक इस बात से हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है इस करंट अकाउंट डेफिसिट। अब प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये समझने कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट्स। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट्स, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो होती है वो आइडियल सिचुएशन कहलाती है, और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी यही होता है कि
बैलेंस रहे दोनों चीज़ों के दरमियान। कौन सी दोनों चीज़ों के दरमियान? इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के दरमियान। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है जी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम को आइडियल सिचुएशन कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट अ प्रॉब्लम? अगर किसी मुल्क में करंट अकाउंट की पोजीशन अगर डेफिसिट की तरफ है तो क्या ये बात उस मुल्क के लिए फिक्रमंद है? In principle, there is nothing wrong with a trade deficit. It simply means that a country must rely on foreign direct investment or borrowing money to make up the difference. दो बातें यहाँ पर की गई, या तो आपने फोकस करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ताकि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, या ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फिर पैसे को बोरो करो दूसरे मुल्क से। In the short term, if the country is importing high volume of goods and services, this is a boost to living standards. यहाँ से भी आपने एक प्लस पॉइंट निकाला कि सर हो ये रहा है कि हम अगर हमारे पास आपके मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ये नॉर्मली इंटरचेंजेबल टर्म इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मली करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो समझा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी डेफिसिट में होगी। हालांकि ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि करंट अकाउंट अगर कहीं किसी मुल्क का डेफिसिट में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी डेफिसिट में चली जाती है। ठीक है, तो मैं इंटरचेंजेबल इन टर्म्स को इस्तेमाल करूंगा, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और एग्जामिनर का फोकस भी करंट अकाउंट तक ही रहता है नॉर्मली, तो कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट को नहीं पूछता। ओके, इन प्रिंसिपल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ट्रेड डेफिसिट, ये हम बात कर चुके। शॉर्ट टर्म में हो क्या रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है? वो पुरानी वाली बात। जैसे देखें, जब कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है उसका रीजन ये रहता है कि लोग आज दूसरे मुल्कों की गुड्स, जिसे हम इम्पोर्टेड गुड्स कहते हैं, उसे डिमांड कर रहे होते हैं। तो दूसरे मुल्कों की जो गुड्स आती हैं उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा जा सकता है, आपके मुल्क की बढ़ती है। तो यहाँ पर इस बात को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि इन द शॉर्ट टर्म इफ अ कंट्री इज इंपोर्टिंग अ हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज something which is boost to living standards because it allows consumers to buy more consumer durables. The deficit might also be the result of importing much more needed capital equipment that will boost a country's productive capacity in the long run. यानी कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर ये तीनों बातें लिख सकते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अगर तो कंट्री डेफिसिट को फेस कर रहा है तो हो सकता है कि फिर उसको ठीक किया जा सके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या उसको कंपनसेट करना है तो फिर आप बोरोइंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में इसकी इंडिकेशन ये भी हो सकती है कि आपकी इकोनॉमी में इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं और उन गुड्स का ताल्लुक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ाने से भी हो सकता है। और सेकंड बात कि आपके पास कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो वो भी आप इम्पोर्ट कर हो सकता है कर रहे हो, इसकी वजह से उस वक्त में करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम में हो। ओके जी, यहाँ से अगला पार्ट आता है। ये आपने एक तरफ की बात करी, यहाँ तक 4 से 5 4 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर पूरा क्वेश्चन इस पर बेस करता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम है। अभी हम क्वेश्चन भी देखते हैं तो आप यहाँ से पॉइंट्स ला सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अ डेफिसिट कैन बी अ प्रॉब्लम। अच्छा भाई, क्यों है? नंबर 1 पे है इफ इट इज परसिस्टेंट। अगर ये परसिस्टेंट है मतलब लंबे अरसे तक चल रहा है, तब तो ये प्रॉब्लम बनेगा बिल्कुल। इट फॉर्म्स द लार्ज शेयर ऑफ जीडीपी। अगर जो डेफिसिट है, डेफिसिट बहुत बड़ा चंक है, मतलब आपकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि डेफिसिट में जा रहा है, तब तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम बन सकता है। द सेंट्रल बैंक हैज़ लो रिजर्व्स। ये आपको मालूम कि बहुत सारे मुल्कों में जब लो रिजर्व्स आ जाते हैं तो दूसरे मुल्कों से उनको कर्जे भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंट्रल बैंक किसी मुल्क का हो, उसके पास एक अच्छी वाफिक मकदार में रिजर्व्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमी हैज़ अ पुअर रिकॉर्ड ऑफ रीपेइंग डेट, और इसकी वजह से जो हमारी रीपेइंग की एबिलिटी होती है, अगर हमने कहीं से किसी से कर्जा लिया वह किसी मुल्क से, तो हम उनको वापस नहीं कर सकते, और जो हमारी जो रीपेइंग की हिस्ट्री होती है वो बहुत पुअर हो जाती है। ये काफ़ी सारी बातें हमारे साथ हमारे अपने कंट्री के हवाले से फिट बैठती हैं। ओके, मजीद अगर आप ऐड करना चाहते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्री ट्रेड डेफिसिट, नॉर्मली डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के हवाले से ये आया नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं या अपने कंट्री के हवाले से लिखना चाहते हैं कि भाई लेट कंसिडर पाकिस्तान, तो इस तरह से भी आप डेवलपिंग कंट्री के नाम से पाकिस्तान के तौर पर लिख सकते हैं। नोट्स में आपको प्रोविजन मिलता है। A trade deficit can bring benefit. Economists might justify a trade deficit by arguing that poorer nations should be importing capital by running a current account deficit, providing productive investment are made. This gives a country the extra capital to drive the future GDP growth, so it can repay the foreigners those money those they have borrowed. मतलब इसका ये हुआ, अगेन वो पॉइंट को आपने एस्टैब्लिश किया कि सर अगर डेफिसिट है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हो सकता है कि वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसने
अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैपिटल गुड्स के थ्रू इम्प्रूव करने के लिए आज दूसरे मुल्कों से कर्जे लिए हों और इसकी वजह से या मशीन्स को इम्पोर्ट किया हो या कर्जे लिए हों, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन डिटोरिएट हो गई हो। ओके, यहाँ तक एक नॉर्मली पार्ट क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये मैं नोट से डिस्कस कर रहा हूँ, सब चीज़ें नोट्स में आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आप चाहें तो वहीं पर इसको देख भी सकते हैं। कॉजेज ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट, अब बात कर रहे हैं कॉजेज। देखें, एक था आपके पास कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, जहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात आई है वहीं पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से भी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज, वो क्या रीजंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट का सामना करना पड़ता है कंट्री को। There are several possible causes of persistent current account deficit, including the following. जो आप पॉइंटर्स बना रहे हैं तो पॉइंटर्स में ये लाजमी बनाएं, वरना स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कभी भी नहीं बनते। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से आपको मजीद डाटा आपके पास होना चाहिए, तो ये वही डाटा है सारा जो आपके नोट्स में मौजूद है। अगर ये आपको आता होगा, इन्हीं से रिलेटेड आपके पॉइंटर्स बन सकेंगे। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट का मतलब आपका एक्सचेंज रेट हाई हो, एप्रिशिएटेड हो। किस तरह से देख लेते हैं। If the currency is overvalued, imports will be cheaper and therefore there will be a higher quantity of imports. Exports will become uncompetitive and therefore there will be a fall in the quantity of exports. तो आपने पहला पॉइंट बनाया कि जनाब अगर हमारे मुल्क में जो हमारा एक्सचेंज रेट है, हमारी करेंसी की वैल्यू है, वो ज़्यादा होगी तो हम ऑटोमेटिकली हमारी गुड्स की प्राइसेस महंगी होंगी। चाहे तो लिख लीजिएगा, जब जब हमारे मुल्क में हमारा जो एक्सचेंज रेट है, हमारी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी है, क्लास में बात डिस्कस हुई थी, दो टर्म्स आपके सामने आई थी, इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब कि आप अपनी करेंसी को डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि क्लोज इकोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी। मगर जब आप अपनी करेंसी को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बात कहलाती है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन आपको करवाई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से और एक्सचेंज रेट के हवाले से। अगर आपके पास आपकी इकोनॉमी में आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, एप्रिशिएटेड है किसी दूसरे करेंसी के हवाले से, तो आपकी गुड्स ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी और लोग आपसे आपकी गुड्स खरीदेंगे नहीं, और जिसकी वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट आ सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप राइट अवे पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट आ गया ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, इसको ध्यान में रखिएगा। रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं किसके, करंट अकाउंट डेफिसिट के। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जहां पर हम बात करते हैं कि सर इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, वहां पर हम ये देखना है कि सर इकोनॉमी ग्रोथ होने के कुछ इम्कान ऐसे भी हैं। देखते हैं, if there is increase in the national income, people will tend to have more disposable income to consume goods. If domestic producers cannot meet the domestic demand, consumers will have to import goods from abroad. Therefore, if there is fast economic growth, that there tends to be a significant increase in the quantity of imports and a deterioration in the current account. अगर आप यकीन करें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी इसी तरह की बातें आपके साथ की गई, और ये बात फिस्कल पॉलिसी में आपको समझाई गई। क्या क्या रिकॉल कर लें, एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया था कि आपके मुल्क में एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी जब लगती है तो टैक्सेस में कमी होती है, ये सब्सिडीज में इजाफा होता है, उसकी वजह से जी जनाब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, शाबाश, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करने से नेशनल इनकम बढ़ जाती है, तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है, और इन्फ्लेशन आने की वजह से आज आप दूसरे मुल्कों की गुड्स भी खरीद रहे होते हैं, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बड़ी भी होती है, तो आप दूसरे मुल्कों की गुड्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आप डिटोरिएट पोजीशन देखते हो, जिसको डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है जी, सेम बात यहाँ पर पॉइंट आ गया, दो पॉइंट्स आपके पास आ गया रीजंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट के। नंबर वन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, नंबर सेकंड पे आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरी बात आ रही है डिक्लाइन इन कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है कि आप जब दो कंट्रीज को compete कर रहे हैं, प्राइस की बुनियाद पर compete करना प्राइस कंपटीशन भी कहलाता है, या सिर्फ इकोनॉमिक्स में कंपटीशन का वर्ड आए, कॉम्पिटिटिवनेस का वर्ड आए, इसका मतलब है प्राइस में किसी को एज हासिल है और किसी को एज हासिल नहीं है। अगर हम बात करते हैं यूके के हवाले से, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज इट स्ट्रगल टू compete with the developing countries in the far east. This has led to a persistent deficit in the balance of trade. यहाँ पर यूके के हवाले से बात है, आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर सकते हैं, और सेम बात बिल्कुल एप्लीकेबल होगी कि अगर आपके मुल्क पाकिस्तान कॉम्पिटिटिवनेस अपनी लूज कर देता है। अगर हम बात करते हैं अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से, तो हमारे पास बांग्लादेश है, साथ में हमारे पास इंडिया है, ऑब्वियसली चाइना है,
तो अगर हम कंपटीशन लूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका जो क्वालिटी है एक्सपोर्टेड गुड्स के हवाले से वो हमसे कहीं आगे हो। इन्फ्लेशन के हवाले से बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा, हमारे मुल्क इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से अगेन वी बिकम अनकम्पैरेटिव। रिसेशन इन अदर कंट्रीज इंपॉर्टेंट बात है। इन अदर कंट्रीज का मतलब क्या कि दूसरे मुल्कों की इनकम अगर कम होती है, डिक्लाइन होती है, तो ऑब्वियसली वो हमारे मुल्क की गुड्स नहीं खरीद सकते। हम हमारे हमारे गुड्स उनके लिए क्या कहलाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स। तो अगर उनकी इनकम में कमी आएगी तो ऑब्वियसली वो हमसे हमारे गुड्स नहीं खरीद सकते। पॉइंट आ रहा है सलाह का क्वेश्चन का, व्हाट आर द रीजंस दैट ओवर वैल्यूज एक्सचेंज रेट करेंसी। फिलहाल वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर एक क्वेश्चन डिबेट के लिए नहीं है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में करंट अकाउंट के बारे से डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्टली ये है कि सर ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट होता कब है। तो ये भी हो सकता है जब आपकी आपके मुल्क में जो चीज़ें आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो आप ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो सकती है, मगर वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट में। अभी हम बात कर रहे हैं कि सर रीजंस क्या हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपके मुल्क में आपको फेस करना पड़ रहा है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। इससे हमने कहा कि हो सकता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो। सलाह यस नो में आंसर दे दो फटाफट ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। इन पॉइंट्स में अब तक हम 6 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। किसी को यहाँ तक कोई इशू पूछ लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है पुअर प्रोडक्टिविटी। बड़ी आसान सा पॉइंट है और प्रोडक्टिविटी आपके मुल्क की कम होगी। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला चाहे तो लिख लीजिएगा फटाफट। थोड़ा सा पेस मैंने तेज रखा हुआ है, क्वेश्चन आपके फिर भी हैं चैट पे नजर आ रहे हैं, अगर आपने कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिएगा। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। लिख लीजिएगा आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ओवर इनपुट इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और एफिशिएंसी किसे कहते हैं क्लास जी, हाईएस्ट आउटपुट इनपुट रेशियो को कहा जाता है एफिशिएंसी। ओके, ये मेरे ख्याल में 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं। 6 पॉइंट्स अगर 12 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो सीक्वेंस फॉलो करिएगा। आपने सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट के बारे में समझा। उसके बाद आपने सीखा कि कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस के बाद अब आ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। दोनों बातें अलग अलग हैं, एग्जाम्स में अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछता है। कॉजेस का मतलब रीजंस क्या हैं। और अब अगर किसी मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट है तो भाई इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या कोई अच्छी बात है या कोई अच्छी बात नहीं है। नंबर वन, a deficit leads to lower aggregate demand and therefore slower growth. A deficit leads to lower aggregate demand and therefore slower growth. हमारे मुल्क में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो हमारी जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उन्हें कोई खरीद नहीं रहा। अगर कोई खरीद नहीं रहा तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। इन द लॉन्ग रन persistent trade deficits undermine the standard of living। और अगर ये बहुत लंबे अरसे तक बाकी रहती है तो फिर ये हमारी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर गुड्स हैं या आपकी इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटोरिएट कर सकती है। थर्ड पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट कैन लीड टू लॉस ऑफ जॉब्स इन होम बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी पॉइंट बताया था कि आपके एक्सपोर्टेड गुड्स में कमी, ऑब्वियसली आपने प्रोडक्शन भी कम करनी है। जब प्रोडक्शन कम करनी है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय भी नहीं करना। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में बढ़ेगी और जो होम बेस्ड इंडस्ट्री है वो आपकी स्पॉइल्ड होंगी। डेफिसिट कंट्रीज नीड टू इम्पोर्ट फाइनेंशियल कैपिटल टू अचीव बैलेंस। फिर उनको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। ऑब्वियसली मुल्क में डेट यानी कि आपका जो नेशनल डेट है उसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ तक होगा 4 पॉइंट। आगे चलते हैं। डेफिसिट कैन लीड टू करेंसी वीकनेसेस एंड हायर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली जब आपके मुल्क देखें, जब भी आपकी चीज़ें बिकती हैं, जो आप एक्सपोर्टेड गुड्स हैं आपके यहाँ जब आप बेचते हैं तभी आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है। ठीक है, यानी कि आपकी गुड्स कोई नहीं खरीद रहा तो आपकी करेंसी को भी कोई डिमांड नहीं कर रहा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस तरह से कनेक्टेड एक्सचेंज रेट के साथ कि अगर आपकी गुड्स यानी कि एक्सपोर्टेड गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स की डिमांड है, आपकी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं तो आपकी करेंसी को भी हासिल करना चाहेंगे। और अगर आपसे आपकी चीज़ें नहीं खरीद रहा कोई दूसरा मुल्क तो फिर आपकी करेंसी को भी हासिल करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो वीकनेसेस जो आएगी ऑब्वियसली उसका ताल्लुक
आपकी करेंसी की वैल्यू पर पड़ेगा। कंट्रीज में रन शॉर्ट ऑफ वाइटल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जब आप चीज़ें बेच नहीं रहे तो चीज़ें फॉरेन करेंसी के हवाले से आपके पास आ आ भी नहीं रही। A trade deficit is a reflection of lack of price, non-price competitiveness। बिल्कुल सही है। हो सकता है रिफ्लेक्शन हो कि आपकी जो प्राइस कंपटीशन है या प्रोडक्टिविटी है उसमें आप इतने बेहतर नहीं है। करेंसी वीकनेसेस कैन लीड टू कैपिटल फ्लाइट, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और हर एक बात का आपस में कनेक्शन है। तो जब आपके मुल्क में ऑब्वियसली जहाँ पर लगेगा कि आपके मुल्क की करेंसी डिटोरिएट हो रही है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है या जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आपके मुल्क में शायद नहीं आए। ये सारी बुरी बातें हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करना पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन में। इससे भी इम्पोर्टेंट मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नंबर 1 पे हम बात करेंगे रेमेडियल मेजर्स की, कि भाई क्या क्या बातें हैं, किस तरह से हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट तो बढ़ाना है, मगर प्रमोशन किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है ट्रेड फेयर्स होते हैं आपके मुल्क में है, ट्रेड डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, TDAP कहलाती है, TDAP, ट्रेड डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये दूसरे मुल्कों में जाकर अभी 2020 में हाल में दुबई में होना थी, हो सकता है शायद कैंसिल डिले हो गई है, और अगर ये आगे होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। तो जो पाकिस्तान की कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो वहाँ पर जाके जब अपना डिस्प्ले करेगी, एग्जिबिट करेगी अपने स्टॉल के थ्रू, तो वहाँ पर प्रमोशन होती है किसकी? पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। तो यही बात वो हो रही है एक्सपोर्ट की प्रमोशन। तो रेमेडियल मेजर्स में आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट शुड बी इनकरेज बाय ग्रांटिंग वेरियस बाउंटीज फायदे टू मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स should be discouraged by undertaking import substitution and imposing reasonable tariffs। तो जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के पार्ट से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन एक पॉइंट आपके पास आ गया। इंपोर्ट के वाले से बात करी तो रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और अदर मेजर्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर आप चाहें तो क्या आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग, जी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक्सपेंडिचर डैम्पिंग पॉलिसी भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तीसरी बात करते हैं रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। अगर आपको लगता है कि जनाब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन को आप कम भी कर सकते हैं आपके अपने मुल्क में, ताकि आप करंट अकाउंट पोजीशन को बेहतर कर सकें। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल फॉरेन करेंसी by ordering all exporters to surrender their foreign currency exchange to the central bank and then ration out among licensed importers। एक्सचेंज कंट्रोल का पॉइंट वहाँ ज़्यादा बेहतर था जहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी को डिस्कस किया था। सेम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है एक्सचेंज कंट्रोल के हवाले से। सेंट्रल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ये चाहेगी कि दूसरे मुल्कों की जो रिजर्व्स हैं, जो करेंसी हैं, उनमें ट्रेड ना हो, ताकि आप अपने मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन को बेहतर कर सकें। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल सही है कि आप अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं उसका ताल्लुक मार्शल लॉ कंडीशन और जेकर के साथ बनेगा, अगर it means fall in the external value of domestic currency in terms of a unit of foreign exchange which makes domestic goods cheaper for the foreigners। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने जानबूझ के डेलिबरेटली अपनी कंट्री की करेंसी को कम किया, हो सकता है कि आपकी गुड्स की प्राइस सस्ती हो जाए और क्वालिटी अगर अच्छी हो तो आपके गुड्स में इजाफा हो जाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए डीवैल्यूएशन के हवाले से। ओके, कॉजेस के हवाले से हम बात करते हैं। कॉजेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट सरप्लस। नंबर 1 पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। सम कंट्रीज हैव सेट आउट to increase the capacity of their export industries as a growth strategy। Investment in new capital provides means by which economies of scale can be exploited, unit costs driven down, and comparative advantage can be developed। comparative advantage आप इससे पहले कर चुके हैं। क्या रहा रीजन कि करंट अकाउंट में सरप्लसेस आए? आप अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को जिस तरह से भी बढ़ाना चाहें बढ़ाएं। उसमें आप ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं जो आपने रेमेडीज लिखी थी, वो पॉइंट्स यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली वापस से आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ के पॉइंट्स अगर आपके पास आ गए तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अगर आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसीज अगर वायबल हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर अट्रैक्ट कर रही हो, तो फिर आपके मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन बेहतर हो सकती है। ओके, अंडर वैल्यू एक्सचेंज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसके बाद पॉइंटर्स 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अकाउंट surpluses obviously contributed to GDP, that is net external demand is positive। देखें, जीडीपी की इक्वेशन किस तरह से यहाँ बिल्ड हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आप चाहें तो लिख लीजिएगा।
एग्रीगेट डिमांड क्वेश्चन है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, ऑब्वियसली एनएक्स का पार्ट है। सो अगर एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है तो आपके मुल्क में आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ख्याल रखिएगा। तो आप एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, माइट कॉज डिमांड फुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अच्छा, बिल्कुल दोनों तरफ की बातें हैं। सिग्निफिकेंस का ताल्लुक यहाँ पर ये है कि भाई हो सकता है कि अगर करंट अकाउंट सरप्लस है और ऐसा होता भी है तो ज़्यादा आपके मुल्क में आज इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं। जब आपकी नेशनल इनकम हाई होती है तो नेशनल इनकम हाई होने की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि डिमांड पे प्रेशर आता है, डिमांड पे अपर प्रेशर आने की वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, तो जिस मुल्क में, ख्याल रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, जब जिस टाइम पे आपके मुल्क में नेशनल इनकम हाई होगी उसी टाइम पर ज़्यादा चांसेस होते हैं डिमांड प्रेशर्स के, और डिमांड प्रेशर होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन विटनेस हो रही होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बिल्कुल सही है। जब आपकी ट्रेड बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स बढ़ेंगी, आप ज़्यादा सेल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके मुल्क में रिजर्व्स यानी कि फॉरेन करेंसी आना शुरू होंगे। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट आ सकता है, जो साइड इफेक्ट है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रेशर ऑन द करेंसी टू अप्रिशिएट, बिल्कुल सही है। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स बढ़ेंगी तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ने की वजह से आपने याद है आपको कि सर करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है। अलाउज अ कंट्री टू बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल। हाँ, बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में से वो गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो जो कैपिटल गुड्स में आ रही हैं। ठीक है, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल गुड्स तो आज आपके रेवेन्यू में बेतहाशा इजाफा होने वाला है। ह्यूज सरप्लसेस को ट्रिगर प्रोटेक्शनिस्ट रिस्पॉन्सेस। जब सरप्लसेस हैं आपके पास तो हो सकता है कि दूसरे मुल्क आप पर कुछ पाबंदियां लगाएं, जैसे वो कह रहा है कि अगर आपके पास सरप्लसेस है, ह्यूज सरप्लसेस को ट्रिगर प्रोटेक्शनिस्ट रिस्पॉन्सेस बाय अदर कंट्रीज, यानी कि एज अ कंट्री अगर आपकी ट्रेड ज़्यादा है तो हो सकता है दूसरे मुल्क जो हैं वो आपकी ट्रेड को अपने मुल्क में होने से रोकें, तो वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर आप पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपके सामने डिस्कशन में आई। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और जनाब पहला क्वेश्चन जी लिखिएगा। जून 2008 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। जून 2008 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। मैं भी कोशिश करता हूँ साथ साथ आपके यहाँ पर लिखूं ताकि इनके पॉइंटर्स बन सकें। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ करंट अकाउंट डेफिसिट। जून 2008 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। जी सलाल, आप रिलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके जी, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है इसमें।
जी, तो पॉइंटर्स किसके पास से आ रहे हैं जनाब, कौन बता रहा है? निम्रा, समीर, अनस, खालिद, राफे, अबीर, अकमल, फरीद, जफर। फरीद जफर भी हमारे साथ हैं इस वक्त। राम साहब, इकराम, मुश्ताक, पॉइंटर्स। एक्सप्लेन व्हाट इज meant by current account deficit. देखिए 8 मार्क्स के लिए ऑब्वियसली जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड आंसर को फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद एग्जाम्पल है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन है। तो इसके पास करेक्ट आंसर है, करंट अकाउंट डेफिसिट को डिफाइन कर रहे हैं। और कोर्स और कोर्स बात हो जाएगी, सही है। इसके बाद जी बिल्कुल, जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस करें उसमें से कॉजेस भी आप डिस्कस कर सकते हैं और साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट तो आप बता देंगे, ये भी लिख सकते हैं आप डेवलपिंग ऑफ एन आंसर में कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्यों है और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सही। तो ये स्प्लिट अवे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जून 2005, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। ज़्यादा क्वेश्चन आज मैं नहीं करवा रहा हूँ आपके पास। इस टॉपिक के मजीद कुछ क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं अपनी क्लास में इसको कंटिन्यू करूँ, कुछ मजीद डायग्राम भी आपके साथ शेयर करूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा मजीद काम करें। मीन जब तक आपने इन क्वेश्चन को पढ़ना है, लाजमी आप इन क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपके पास प्रैक्टिस के तौर पर चीज़ें आना शुरू हो जाए। जून 2005, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। एक्सप्लेन हाउ countries balance of payments
is organized to account for all its international transaction. एट मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी क्लास। हाउ की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली उन्होंने पूछा नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आप दिखा दीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, इनकम बैलेंस, करंट ट्रांसफर्स, इसके अलावा कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझा दें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझा दें, यहाँ तक भी काफ़ी है। इसके आगे आप जाना चाहते हैं वो दोनों पॉइंट भी समझा दें, रिजर्व भी समझा दें, लोन को भी समझा दें, तब भी आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए अगर आपने करंट अकाउंट को समझा दिया, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप सैटरडे तक करके रखें, क्योंकि आज क्या फ्राइडे, इंशाल्लाह मंडे और वेडनेसडे फ्राइडे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो हो सकता है संडे को एक और क्लास रखें और उनमें कुछ मजीद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और मजीद कुछ मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें डायग्राम्स के थ्रू माइंड मैपिंग आपको करनी सिखाई जाएगी। ठीक है, जब तक आप ये दो क्वेश्चन करके रखें और जो आज डिस्कशन करिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से उसको एक बार पढ़ लीजिएगा नोट्स के हवाले से। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करें। ठीक है जी, टेक केयर।